जब खेती में घुसे तब उस समय एक आज भी है, उस समय भी एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन अपने खेतों में किस फसल की ज्यादा पैदा। तभी कुछ जगह से आवाज आती थी जैविक खेती। केमिकल के अंधाधुंध प्रयोग से तमाम तरह की बीमारियों का पंजाब का उदाहरण सामने आने लगा। लेकिन ये प्रैक्टिस जब हमने की तो आसपास में चर्चा का विषय बना। लोग बोले कि ये नई खेती करने वाले आए हैं, ये ही करके बताएंगे, बाकी तो सब बेकार है। अब जब झटके लगे तो मजाक भी बना। घर में भी कुछ इसी पैदा हुए। जो चीज 50 रुपए किलो नहीं बिक रही थी वो 1000 रुपए किलो बिकती। हम अंबानी की तरह बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा के, अडानी की तरह बहुत बड़ा उत्पादन करके हमें उस मार्केट की जरूरत ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम गारंटी के साथ कहते हैं हो जाएगी कि दुगनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। हमारे एफपीओ में लगभग 606 फार्मर्स हैं। जब वो खेती करेगा, खेत के ऊपर ही अपनी प्रोसेसिंग करेगा, तो उसका परिवार भी एक तो शारीरिक रूप से जो केमिकल खाने से दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी, मानसिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसके सामाजिक स्तर में सुधार होगा। हमारे खास पॉडकास्ट अन्न क्षेत्र का ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है मुरादाबाद से। मुरादाबाद यानी वेस्ट यूपी, और वेस्ट यूपी में इन दिनों चल रही है गन्ने की कटाई। ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुग्गी पर लाद कर गन्ने को किसान ले जा रहे हैं शुगर मिल। वेस्ट यूपी में ज़्यादातर गन्ना किसानों की कहानी यही है कि गन्ना उगाया है और जब सीज़न आया है, ज़्यादातर दिवाली के बाद, वो गन्ना काट कर ले जाते हैं शुगर मिल। वहाँ से पर्ची मिलती है, आजकल डिजिटल पर्ची भी मिलने लग गई है, और 15 दिन में पेमेंट होती है। कई लोगों की शिकायत है कि नहीं भी होती 15 दिन में। तो ये एक कहानी है जो हम सब सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो भी गन्ना किसान है, लेकिन कहानी अलग है। कहानी इसलिए अलग है क्योंकि गन्ना उगाते हैं, लेकिन गन्ना शुगर मिल ऐसे लाद कर नहीं ले जाते। अपना गन्ना जो अपने खेत में उगाते हैं उसे अपने ही यहाँ प्रोसेसिंग करके एडिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं और अच्छा कमाते हैं। एफपीओ भी बना लिया है। तो इतना सब कुछ कैसे किया, कैसे गन्ने की खेती को यहाँ तक ले आए कि बातें हो रही हैं, मिसाल बन गए हैं, और लोग सवाल भी कर रहे हैं कि कैसे किया, कैसे ये प्रॉफिट कमाया और हम कैसे कर सकते हैं। तो आप भी किसान हैं या जानना चाहते हैं इस पूरी कहानी के बारे में, तो हर सवाल का जवाब अब हम लेंगे वेस्ट यूपी के मुरादाबाद के गाँव सरकड़ा के किसान अरिंदर जी से। बहुत स्वागत है अरिंदर जी आपका। नमस्कार। तो मैंने आपके बारे में इतनी सारी बातें कही, अब एक एक बात आपको बतानी है, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और जानना चाहते हैं कि एक आम गन्ने का किसान कैसे यहाँ तक आया कि उसे शुगर मिल गन्ना ले जाना ही नहीं पड़ता, वो खुद प्रोसेसिंग करता है। कहानी कहाँ से शुरू हुई? जब पढ़ाई करने के बाद खेती में लगे हम। कारण ये था कि हमारे फादर जॉब करते थे। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्हीं के साथ हम जाते। पढ़ाई पूरी करने के बाद और उनका रिटायरमेंट नज़दीक आया, तब हम लोग वापस गांव आए। गांव आने के बाद में और कुछ ना कुछ तो करना था। जो पैतृक संपत्ति थी, परिवार के लोग कर रहे थे, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना सोचा। जब खेती में घुसे तब उस समय एक आज भी है, उस समय भी एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन अपने खेतों में किस फसल की ज्यादा पैदावार। क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो ये प्रतिस्पर्धा गन्ने में किसके खेत में कितनी पैदावार। तमाम केमिकल के ऊपर लगातार खेतों में प्रयोग केमिकल का बढ़ता है। तभी कुछ जगह से आवाज आती थी जैविक खेती।
केमिकल के अंधाधुंध प्रयोग से तमाम तरह की बीमारियों का पंजाब का उदाहरण सामने आने लगा। और चूंकि यहाँ खेती कर रहे थे, कृषि विभाग के नज़दीक अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, मीटिंगें होती हैं तमाम जिला स्तर पर भी, उनमें आना जाना हमारा होने लगा। वहाँ पर पता चला कि जैविक खेती को सरकार प्रमोट कर रही है, किसानों को बीज लेकर जा रही है। ये कौन से सन की बात होगी? ये लगभग 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। उस समय मतलब उम्र क्या रही होगी आपकी? जब परिवर्तन करने की बात आई थी, जब हम यहाँ आए थे उस समय 20-22 साल उम्र रही होगी। परिवर्तन करने के जो समय रहा होगा लगभग 8-10 साल बाद उसके 2000 के आसपास 12-14 की 12-13-14 की बात होगी। तो मतलब 2000 में आप इधर आए, आपने देखा समझा, देखा कि खेती हो रही है, खेती करनी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा है, रासायनिक खाद डल रही है, फिर जैविक खेती के बारे में पता चला। तो उस 8-10 साल में मतलब आपने सीखा समझा कि क्या है जैविक खेती? हाँ, पूरी तरह से खेती को भी समझना जरूरी था। जब खेती समझ आई, प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही थी, तभी सरकार के प्रोग्राम आने शुरू हुए। अच्छा, आ तो पहले से रहे होंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में आने शुरू हुए तो उसकी तरफ एकदम झुकाव बढ़ा। ये प्रक्रिया चलते चलते 2016 में हमने पूरी तरह मन बना लिया कि भाई हम रासायनिक खेती नहीं करेंगे। उस समय हमने एक बड़े एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। लगभग 4 एकड़ में हमने टमाटर लगाया। अच्छा। जब टमाटर 4 एकड़ में लगाया, पैदावार भी ठीक आई, लेकिन मार्केट में वो जो भी उत्पादन आया था हमारा टमाटर का, कोई अलग से बाजार नहीं मिला उसके लिए। अच्छा, मतलब आपने जो 4 एकड़ चुना वो जैविक खेती के उससे चुना, लेकिन उसमें तो गैप देना पड़ता है ना, मिट्टी को टाइम देना पड़ता है पूरा सही होने के लिए। जो पेस्टिसाइड उसमें छिड़का गया, वो कैसे किया? उसके लिए सरकारी संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में और जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइज करते हैं कि हल्के हल्के पहले साल 25% कम कीजिए। अच्छा। दूसरे साल फिर 25 कीजिए, तीसरे साल फिर 25 कीजिए, चौथे साल में आपका वो केमिकल खत्म हो जाएगा और जैविक इनपुट्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो 2016 से पहले ये सब किया आपने? जी, हल्के हल्के कर रहे थे जी। तो इस फैसले में सपोर्ट मिला? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि इतना कंपटीशन है, आपकी तो पैदावार, आपने खुद ही अपने हाथों से फैसला कर लिया अपने दिमाग से कि कम करूंगा अब, क्योंकि आप जब रसायन डालेंगे नहीं तो कैसे उस प्रतिस्पर्धा में खड़े रह पाए? इसमें पिताजी का क्या वो रहा कि सही कर रहे हो, क्या है? आसपास के लोग, गांव में तो बहुत होता है एक दूसरे को देख के। आमतौर पर परिवार से सहयोग मिला। अच्छा। परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये प्रैक्टिस जब हमने की तो आसपास में चर्चा का विषय बना। लोग बोले कि ये नई खेती करने वाले आए हैं, ये ही करके बताएंगे, बाकी तो सब बेकार है। अब जब झटके लगे तो मजाक भी बना, घर में भी कुछ इश्यूज पैदा हुए। हाँ। और लेकिन जब किसी चीज को आप मन से कर रहे हो और आपको बाहर से असफलता जब मिल रही है, आपको बाहर से उसके ऊपर पिंच किया जाए, पिंच बोई जाए, तो अगर कोई वास्तविकता में करने वाला है तो उसका मन और निश्चय दृढ़ हो जाता है। तो वही हमारे साथ होता चला गया। अच्छा। परिवार को हम समझाने में कामयाब रहे। आर्थिक नुकसान हुए जब टमाटर किया। बिल्कुल। अच्छा, फिर टमाटर पे आते हैं। टमाटर किया आपने, उसे जैविक विधि में ले आए, बातें सुनी, मजाक बना, विरोध हुआ, तो टमाटर का बाजार नहीं मिला, प्राकृतिक खेती का बाजार कोई ऐसा बना नहीं है, फिर कैसे बेचे? वही केमिकल वाले के साथ ऐसे उसी भाव में बेचा। नुकसान हुआ और वो नुकसान इतना तगड़ा था कि अब कब तक आप अपने आप को ये दिखाते रहेंगे हम बहुत मजबूत हैं। पैसा एक ऐसी चीज है, जब तक जेब में है आप दुनिया से भिड़ जाओगे। अगर पैसा जेब में नहीं हो, अपने आप से भी नहीं लड़ सकते। सही बात है, बड़ी बात कह रहे हो आप। और ये सबकी कहानी है, किसान क्या, हर व्यक्ति जी, पैसा बड़ी चीज है। फिर उसके बाद तभी 2-3 साल करने के बाद में 2020 में कोरोना आ जाता। हाँ। तो टमाटर ही लगाए फिर 16 से 20 के बीच? खेती के साथ साथ हाँ,
हम एक और काम कर रहे थे। हाँ। मधुमक्खी पालन। अच्छा, मतलब गन्ना कहाँ गया बीच में? गन्ना मुख्य फोकस जो जैविक से हमने शुरू किया था। हाँ। जैविक पर हाँ। उस समय सबसे पहली चीज ये थी कि अखबारों में पढ़ते थे, लोग उदाहरण देते थे कि जैविक से पैदा की हुई सब्जी इस भाव बिकती है। अच्छा। भिंडी इस भाव बिकती है, टमाटर इस भाव बिकता है, आलू इस भाव बिकता है। लेकिन वो सुनने में बिक रहा था, बिक रहा होगा, लेकिन हमारी पहुंच से दूर था। हम नहीं पहुंच पा रहे थे वहाँ। जब कोरोना की स्थिति आई, उस समय पर जो खेती थी, किसान खेतों में था, हम भी अपनी मधुमक्खियों में थे। अच्छा। मधुमक्खियों से जो भी उत्पादन आया वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे एक्सपोर्टर बंद हो गए, शहद खरीदने वाला कोई नहीं था। असली जो हमारी कहानी शुरू होती है, हमारा जो हमें चैलेंजेस मिले थे, जहाँ नुकसान हुए थे, वो कोरोना ने बिल्कुल पलट कर रख दिए। अच्छा। पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अच्छा। जब शहद नहीं बिक पा रहा था, शहद का रेट 50 रुपए में खरीदार कोई नहीं था। अच्छा। मेरे ख्याल से होली के आसपास आया था कोरोना। मार्च अप्रैल में हो गया था। हाँ, कि अब लॉकडाउन है। और वो दिवाली के आसपास आके काफी कमजोर हो गया, बाहर निकलने लगे तो उस दौरान इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तमाम तरह के काढ़े चल रहे थे, तमाम फार्मूले चल रहे थे। सोशल मीडिया पे पूरा सब टिप्स दे रहे थे। बूस्ट कैसे करनी है यही चल रहा था। बिल्कुल। और मरता क्या न करता, हर आदमी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ले ही रहा था। शहद हम पर स्टॉक रखा था। सोशल मीडिया से हमने देखा भाई शहद का उपयोग कहाँ हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। कोई कह रहा था कि भाई इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। कोई मसाले बता रहा था घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले। कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनसे इम्यूनिटी बूस्ट करा रहे थे लोग। अपने आप में हर चीज़ की एक वैल्यू है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको शहद के साथ मिक्स करके ट्राई करके देखा जाए। दिवाली से पहले हम दिल्ली की कुछ कंपनियों में गए, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। वहाँ बातचीत की, सैंपल बना कर ले गए। बात वहाँ पर ऑफिस में जब करने जाते थे तो इतनी दूर से बात होती थी, लोगों ने सिस्टम बना रखे थे कि मैं और आप बैठे हैं तो लगभग 10 फीट की दूरी आपस में बीच में हो। अब जैसे तैसे करके हमने उन लोगों से संपर्क किया तो उनको बताया और सुझाव दिया कि आप 1000, 1200, 1500 रुपए की मिठाई गिफ्ट करेंगे दिवाली पर। कितना भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं वो जो चलती हैं। कितनी भी दिक्कत थी लेकिन फिर भी गिफ्टिंग थी। तो हमने वहाँ उनसे संपर्क किया। कुछ कंपनी के लोगों ने हमको ऑर्डर भी प्लेस किए। सिर्फ शहद का? शहद विद ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। अच्छा, हनी विद ड्राई फ्रूट और सीड्स कहाँ से फिर लिए आपने? मार्केट में अवेलेबल था। अच्छा, वो आपने ले लिए उन्हें, मतलब बना दिया शहद के साथ? अच्छा, ठीक है। जब वो प्रक्रिया की, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हमने शहद को किस तरह से बेचा, क्यों बेचा। बात ये थी कि उसने उस प्रक्रिया जो हमने उस दौरान प्रक्रिया की थी, उसने हमारा जो आप काम कर रहे थे और आगे क्या करना है वो टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, कोई विकेट गिरा या चौका लगा तो कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट। तो वही टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ से हमको जब ये पता चल गया जो शहद 50 रुपए किलो नहीं बिक रहा है, उस शहद को हमने 1000 रुपए किलो बेचा, सीड्स और ड्राई फ्रूट साथ। अब क्या हुआ, अभी हम बाजार ढूंढ रहे थे ना, टमाटर जब किया था बाजार तक पहुंच नहीं पाए। कैसे पहुंचेंगे वो रास्ता मिल गया। अच्छा। हमने उत्पादन किया, उसका प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की, सीधा उपभोक्ता को दे दी और सीधा रेट भी बढ़िया मिल गया। सीधा रेट बढ़िया मिल गया। कितना बड़ा डिफरेंस था। जो चीज 50 रुपए किलो नहीं बिक रही थी वो 1000 रुपए किलो बिकी। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, थोड़ी सी लागत लगाने के बाद उस दिन ये पता चला कि अगर हम सीधा उपभोक्ता को अप्रोच करेंगे तब हमको ज़्यादा फायदा होगा। 2014 से शायद बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल। उसके बाद से ये तो नहीं पता एग्जैक्ट मुझे कब,
उन्होंने एक नारा देना शुरू किया था, किसान की आय दोगुनी कर। हाँ बिल्कुल, उनके हर भाषण में होता है। तो वो एक रास्ता मिला हमें। आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि 2022 तो निकल गए, आय दोगुनी नहीं हुई। आय दोगुनी करने का उन्होंने प्लान दिया, विभागों ने मेहनत की है, जो किसान समझ गए वो ट्रैक पकड़ चुके हैं, जो भी नहीं समझे वो आगे समझ जाएंगे। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसके बाद क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट आ गया, आपको समझ आ गया कि ऐसे मंडी वंडी ढूंढने का सीन नहीं है, प्रोडक्ट बेचना है जी। जो उगा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसको प्रोडक्ट बनाना है। इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि गन्ना अभी तक कहानी में आया नहीं है। आएगा अब बताइए। जब इसके बाद हम वापस खेती में लौटते हैं और खेती का सिस्टम चेंज करते हैं। सिस्टम इन द सेंस कि बहुत बड़े बैच में किया था ना टमाटर, 4 एकड़ में। हाँ, बड़ा बैच। उसको हम फिर छोटे छोटे पैच में लेकर आए। अच्छा, मतलब जैविक विधि से छोटे जैविक विधि से 14-15 तरह की सब्जियां लगाई। अच्छा। कुछ गन्ने की दूरी हमने 10 फीट पर, गन्ने को 10 फीट पर 2 लाइनें लेकर गए। अच्छा। उसमें बीच में लौकी लगा दी। मतलब 2 लाइनों के बीच की दूरी 10 फीट। 2 लाइन गन्ने की लगाई, एक लाइन 3 फीट की, 3 फीट की दूरी, लाइन की दूरी। हाँ। फिर अगली जो लाइन जाएगी वो 10 फीट। अच्छा, ठीक है। और बीच में सब्जियां हो गई। बीच में सब्जियां। अच्छा, सहफसली खेती की। गन्ना भी आ गया, सब्जी भी आ गई। अब आय दूनी करने की बात थी, तो अब हम कैसे समझाएं? सीधा एक प्रैक्टिकल कर लिया, सक्सेस हो गए। अब कैसे उस बाजार में जो अपने, ये नहीं दिल्ली बम्बई की मार्केट देखिए, जहाँ आप रह रहे हैं उसके नियर अबाउट, जहाँ थोड़ा बहुत भी शहरी कल्चर है, जहाँ लोग अपने खेतों में नहीं उगाते, मार्केट से खरीदते। बिलारी है जहाँ आप बैठे, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, बिलारी रहते हैं हम। तो वहाँ पर जाकर हमने जो अपने मिलने जुलने वाले थे, फिर जब सब्जियाँ पैच छोटे छोटे किए, तो कुछ सब्जियाँ ऐसी थी जो 1-1.5 महीने में आ जाएंगी, कुछ 2 महीने में, कुछ 3 महीने में। गन्ने की फसल आएगी एक साल में, 1 साल में जाके। तब हमने सबसे पहले हमारे पास पालक आई। जब पालक हमारे साथ में आ गई, खेत में खड़ी हो गई आगे, और उसको कैसे हम वो समझ लीजिए कि वो जैसे कंपनी का शुरुआत में कोई ऑफर होता है, वो ऑफर हमारी तरफ से था। जितने लगभग 50 परिवार बिलारी के अंदर हमने सेलेक्ट किए, उन सबको हमने जाके मिले, 1-1 किलो पालक ले जाके दी। अच्छा, बिना पैसों के? बिना पैसों। अच्छा, मुलाकात करने गए। हाँ, ठीक है। क्योंकि साहब हमने अपने खेत में उगाई है, पूरी मार्केटिंग शुरू कर दी। जी। ठीक। उन लोगों को मिले, कुछ ने कहा यार क्या करोगे, कितना का करोगे, कितनी बार दोगे, कितनी चीजें दोगे तुम? 50 तरह की सब्जियां हर महीने चेंज होती हैं, वैरायटियां बदलती हैं, किस किस को दोगे, कितना कर लोगे? हमने कि हम सबसे पहले हमने अपने परिवार के लिए किया, अब अपने मिलने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने परिवार में जो 100% केमिकल की चीजें खा रहे हैं, अगर 10%, 20%, 25% बचाव कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपसे पैसा ज़्यादा नहीं वसूलेंगे, जिस रेट आप सब्जी खरीद रहे हैं मार्केट में, उसी रेट में हम आपसे आपको सब्जी देंगे। आपको सब्जी लेने जानी पड़ती है, हम आपको घर पहुंचाएंगे, डिलीवरी। तो जब 50 परिवारों को हमने दिया, उन परिवारों को 1 महीने तक खिलाने के बाद फिर हम 10 दिन बैठ गए। अच्छा, हम नहीं गए किसी के पास, कि तीसरे चौथे दिन का टर्न था। फिर उधर से मैसेज आने शुरू हुए कि भाई क्या हुआ, सब्जी कहाँ है? अब सब्जी जो दूसरी आने वाली है, पालक का भी सीजन चला गया। सीजन नहीं चला गया, अभी खत्म हो गई, अब दूसरी सब्जियां आने वाली हैं। अच्छा, इसी तरह से हल्के हल्के फिर वो पैसे की बात आ गई। आप टमाटर मान लीजिए मार्केट से 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, आपको उठकर दुकान तक जाना पड़ रहा है, और केमिकल लाना पड़ रहा है, केमिकल वाला है। उसी 20 रुपए में हम आपके घर पहुंचाएंगे। बहुत से लोग ऐसे बोले हमारे घर में 250 ग्राम सब्जी आती है, 2 आदमी खाने वाले हैं, 40 रुपए किलो का रेट है आपका उसका, और 10 रुपए की बैठेगी, कैसे पहुंचाएंगे? वो हमारी जिम्मेदारी है, आप 10 रुपए का ऑर्डर देंगे, वो भी पहुंचाएंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और लगभग 250-300 परिवार बिलारी में जुड़ गए उसी सब्जियों में। फिर जब ये हमारा कार्यक्रम चल रहा था शुरू 2016 के बाद से,
20 में ये सब्जी वाला? नहीं, 2016 से जब टमाटर किया था हमने। अच्छा, नहीं सब्जी वाला तो 20 से किया ना? हाँ, ये कोविड के बाद 21 में पहुंच गए। तो कृषि विभाग में एक मोहित जी हैं, टीएससी हैं वो। अच्छा। वो लगातार युवा ज्वाइनिंग थी उनकी, वो तभी से लगातार जैसा जुनून हम में था वैसे ही उनमें था। अच्छा। वो लगातार हमारे सपोर्ट में चलते रहे। ये नहीं कि कोई सरकारी जॉब करता है व्यक्ति तो वो टाइम से आपको समय देगा। 24 घंटे जब हमें जरूरत तब उपलब्ध थे। अच्छा। जब ये हमारा सिस्टम चालू हुआ बिलारी में, उसके बाद वो हमें मिलाने लगे अपने उच्चाधिकारियों को। अच्छा। माननीय जेपी चौधरी जी जेडीए थे उस समय, और रीतिशा तिवारी प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर थी और जिला कृषि अधिकारी थी। अच्छा। मोहित जी ने ले जाके हमें उनके सामने बिठाला कि साहब हमारी ये किसान है और इस तरह से काम करते हैं। वो देखे सब बहुत खुश हुए। उन्होंने जेपी चौधरी जी ने उसके बाद हमको इस तरह से मॉडल कि कैसे काम करना है, क्या करना है, ऋतुषा तिवारी जी ने उन लोगों ने पूरा मॉडल दिया कि हम यहाँ से बिलारी से उठ के मुरादाबाद पर। अच्छा, सीधा जिला स्तर पर। तो जो परिवार यहाँ के थे वो भी और मुरादाबाद के भी परिवार जुड़ गए। अच्छा। फिर उसके बाद हमें कृषि विभाग की तमाम एग्जीबिशंस में आने जाने का मौका मिलने लगा और तमाम प्रोडक्ट जुड़ गए। मैं भी तो बता दूं सबको कि हमारी पहली मुलाकात भी मेले में ही हुई थी। एक कृषि मेला लगा था जहाँ पे मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी। मुझे अरिंदर जी 2018 में 2018 नहीं 18 नहीं 23 में मुलाकात हुई थी। तो तब से ये चल रहा था कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, मैं मिलूंगी, क्योंकि तब हमने स्टॉल पे रिपोर्टिंग की थी तो मुझे पता था ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इनका पॉडकास्ट शूट हो रहा है। तो ये वही कहानी है कि कैसे ये अपने खेत से निकलकर मेले तक पहुंचे, पूरी एग्जीबिशन में शामिल हुए। फिर उसके बाद क्या रहा? तो जब प्रचार प्रसार होने लगा, हाँ, अब किसान भी अपने साथ जुड़े। तो जो अब कुछ परिवर्तन आपने कर लिए तो बाकी कुछ परिवर्तन के लिए आपको समय चाहिए। हमने जब आना जाना शुरू किया तो कुछ चीजें जो हमारे पास थी, हम जैसे किसान काम करने वाले थे, हमने उनको देनी शुरू की। जो उनके पास थी उनसे वो हमने लेनी शुरू। अच्छा। इस तरह से अब मार्केट में जाएंगे तो दो चीज लेकर तो जाएंगे, तो एक कोलैबोरेशन सा बनना शुरू हो गया। फिर 2023 में ही जैसे मेले में आपसे हमारी बात हुई थी तो हमने कहा था कि हमारा गन्ने का सिस्टम चालू हो जाए। बिल्कुल, और बहुत सारी मैंने चीजें टेस्ट भी की थी तब आपने। गन्ने के जो बाय प्रोडक्ट्स बना रखे थे, मिलेट्स के भी और गन्ने के भी थे। जी शायद। जी, हाँ। जी जी जी। तो वो सारी चीजें हमने 2023 में गन्ने की प्रोसेसिंग भी चालू कर दी है। जो गन्ना उग रहा था छोटे स्तर पे थी भली, लेकिन वो अब हल्के हल्के अपग्रेड होने के सिस्टम में। तो अब ये वाली बात है कि आपने बताया टर्निंग पॉइंट, लेकिन गन्ने के बाई प्रोडक्ट बनाना, अब जो मैं कई एक्सपर्ट से मिलती हूँ वो हमेशा ये बात कहते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि कैसे किसान की आमदनी ज़्यादा हो, कैसे कमाए, तो वो कहते हैं कि उसे प्रोसेसिंग में आना पड़ेगा। लेकिन जब मैं किसानों से मिलती हूँ तो उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि भाई हम कैसे जाएँ प्रोसेसिंग में, हमारा तो उगाने और बेचने में ही टाइम चला जाता है, मेहनत चली जाती है। तो प्रोसेसिंग का एक तो आइडिया कैसे आए कि खुद ही अपना एक सेटअप लगाना है, दूसरा हिम्मत, पैसा, प्रोसेसिंग में पैसा भी तो चाहिए, कुछ तो आप सेटअप लगाएंगे ना, मशीन कुछ तो खरीदेंगे, पैकेजिंग करेंगे, वो क्या रहा? क्योंकि बहुत सारे किसान देख रहे होंगे, ये जवाब बहुत ज़रूरी है। ये है कि मैं बार बार कहता हूँ, तमाम ट्रेनर्स आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनको भी समझाता हूँ या कहीं बड़े मंच पर बोलने का मौका मिलता है कि आप यदि छोटी शुरुआत करेंगे तो सारी व्यवस्था आप अपने आप कर सकते हैं। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। जरूरत कहाँ पड़ती है? सोशल मीडिया पे देखा, कहीं सुना कि फला किसान ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, एकदम से बड़ा करने की सोचने लगते हैं। बड़े उसमें और अंदर घुसते हैं तो बड़ी बड़ी प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनरी के उनके पास में दिखने शुरू हो जाते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती, बैंक में चले जाती है, तमाम सरकार की स्कीम है वहाँ। अब उनका ये तो था नहीं, ना मार्केट था, ना उनके पास गाइडेंस था। मशीनरी ले आए, लगा दी, पैदा कर ली, बना ली, अब बेचे कहाँ?
और बहुत से इशू क्रिएट होते हैं। तो हमने 80-20 का एक रेशो है उसको फॉलो किया। अच्छा। जितनी अपनी जमीन है उसके 20% में आप नए परिवर्तन के साथ होगा। पहले किया था ना 4 एकड़ टमाटर तो गिर गए ना जमीन पर, छोटे छोटे पैसे किया ऊपर बढ़ने लगे संभले। वही चीज है 20% में। अब आज हमने एफपीओ बना लिया है, किसान हमारे साथ जुड़े हैं, किसी को हम सलाह नहीं देते कि बड़े स्तर पर कोई भी काम कीजिए। तो प्रोसेसिंग आपने कैसे शुरू करी? क्या पहला स्टेप क्या लिया गन्ने के प्रोडक्ट वाला? गन्ने के जो प्रोडक्ट वाला था प्रोसेसिंग तो हमने की बाद में। उससे पहले गन्ने से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, सिरका है, गुड़ है, शक्कर है, खांड है, ये चीजें। अच्छा। हम जो हमसे पहले से 200 साल पहले से किसान चलती आ रही काम कर रहे थे, उन लोगों से लेकर आए जो हमारे प्रोडक्ट थे, उनके साथ में जोड़कर उनको उपभोक्ता के पास तक पहुंचाया। अच्छा, सीधा उनको अच्छा लगा, पर लगा कि जो मार्केट में चीज है उससे अलग है। मतलब गुड़, खांड, सिरका ये खुद ही बनाना शुरू कर दिया अपनी फसल से? जो हम जैसे किसान पहले से काम कर रहे थे। अच्छा। हमारे जो प्रोडक्ट थे, सब्जियां थी, उन सब्जियों के साथ में ये चीजें हमने देनी शुरू की दूसरे किसानों से लेके। दूसरे किसानों से लेके। ठीक है। पता चला आज हमने 2, 3, 4, 5 लाख कोल्हू में लगा दिए। नई मार्केट बना। अच्छा, मार्केट पहले एक्सप्लोर कर लिया और पहुंचना भी शुरू कर दिया। जी जी, ठीक है। उसका कारण था मार्केट में जब हमने गुड़ बेचना शुरू किया अपने दूसरे साथियों से लाकर, तो वो 100 रुपए किलो का गुड़ का रेट उपभोक्ता को पड़ता था। हम मार्केट में जो गुड़ खा रहे थे सब लोग, वो केमिकल वाले गुड़ का था, वो 40-45 रुपए किलो था। तो एक बड़ी कीमत की चीज, स्वाद भले ही अच्छा है, उसको देखने में, समझने, मार्केट पहुंचाने में दिक्कत होगी ना, कस्टमर पसंद नहीं करेगा। हमारे साथ भी यही हुआ। ऑलरेडी सब्जियां दे रहे थे हम, लेकिन कुछ जगह सुनने में आता था कि भाई 100 रुपए का 1 किलो गुड़ दे रहे हो, बहुत महंगा है, और 100 रुपए में 2.5 किलो गुड़ आ रहा है। हाँ। लेकिन हल्के हल्के लोगों ने शुरू कर दिया। अब लास्ट ईयर तक स्थिति ये थी कि जितना बन रहा था वो सब जाता था। तो पहली चीज जो आपने पूछी कि किस तरीके से काम करें, छोटे स्तर से, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे मार्केट में जाना, अनुभव करना, कहीं नौकरी करोगे ना, नौकरी करने के बाद इस तरह के किसान जो हैं उनसे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके मार्केट क्रिएट की। जरूरी नहीं है आपको दिल्ली, बम्बई, मेट्रो सिटी जाना है, वहीं सामान बिकेगा। देखिए, 2 तरह के लोग, नियर बाय अर्बन एरिया ढूंढना है। 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं। हमें जो हम काम कर रहे हैं, जो जीने के लिए खा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को तलाश करना है। हम अंबानी की तरह बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा के, अडानी की तरह बहुत बड़ा उत्पादन करके, हमें उस मार्केट की जरूरत ही नहीं। जितनी हमारी चादर है हम उतने पर फैला कर काम करें। जितना उत्पादन है अच्छा कर रहे तो अच्छे लोगों को तो पास पहुंचा दें। हमारा आमदनी 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। तो अब मार्केट बन गया है जी। फिर अब समझ आ गया कि लोग हैं मेरे पास जो खरीद रहे हैं जो भी मैं उन्हें सप्लाई कर रहा हूँ। जी जी। और इसी तरह जब लोग जुड़ रहे हैं, उपभोक्ता जुड़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो हम भी चाहते हैं अपने आसपास जो एफपीओ है हमारा। एफपीओ कब शुरू किया फिर? नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में जी। और एफपीओ वाला आइडिया कैसे आया? क्योंकि आपका तो मार्केट बन रहा है, प्रोसेसिंग भी आप शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर एफपीओ की ज़रूरत और आइडिया कैसे आया? ये भी एफपीओ बनवाने के लिए भी मैंने बताया ना, जेडीए श्री जेपी चौधरी जी और ऋतुषा तिवारी जी जो हैं, उन्हीं लोगों ने उस समय एफपीओ हमारा बनवाया था। क्योंकि ये भी मोदी जी का ही वो था कि एफपीओ के जरिए 10,000 एफपीओ बने। तो उसमें भी 2 तरह के एफपीओ हैं। एक वित्त पोषित है, एक स्वपोषित है। अच्छा। वित्त पोषित ये है कि 3 साल तक गवर्नमेंट हेल्प करती है उनको। लेकिन हमारा स्वपोषित है। अच्छा। इसके अंदर जो भी लागत लग रही है वो हमारी लग रही है, खुद लग रही है। हाँ, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब हमारा है। गवर्नमेंट का पार्ट वाला वो वित्त पोषित वाली है। अच्छा। तो दोनों में अंतर तो बता दिया, दोनों के फायदे क्या हैं? क्योंकि किसान की स्थिति तो यही है कि सरकार दे दे, मतलब क्या अंतर है दोनों का? आपने स्वपोषित क्यों चुना? स्वपोषित क्यों चुना? उसके पीछे वजह ये है कि वित्त पोषित वाले में तमाम तरह के फंड आते हैं। अच्छा।
जब आप फंड लोगे तो सरकारी स्कीम के तहत या जो सरकारी अधिकारी होंगे उनकी योजनाओं के तहत आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, बाउंडेशन आएगी, बाउंडेशन रहेगी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हम चाहे यहाँ अपना गुड़ बनाए या शक्कर बनाए या कोई और प्रोडक्ट बनाए या कहीं जाएं या न जाएं, उसमें बाध्यताओं के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसमें सरकार की तरफ से मदद क्या है? स्वपोषित एफपीओ आपने बना लिया, पैसा आपका लग रहा है जी, सरकार की क्या मदद है इसमें? अभी तक हमें जो मदद मिली है वो केवल प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। अच्छा, सरकार करती है, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराती है? प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। अच्छा, 2 इंटरनेशनल एक्सपो भी कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ, अब इस समय अभी फूड एक्सपो भी चल रहा है, अभी भी UPITS चल रहा है, उसके लिए भी मेरे पास 3-4 बुलावे आ गए। अच्छा, लेकिन कुछ व्यक्तिगत परिस्थिति है जिस वजह से मैं नहीं जा पा रहे। अच्छा, ठीक है। तो 2023 में एफपीओ शुरू हुआ। जी। अब ये है कि एफपीओ ना एक बड़ा मसला चल रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे कि क्या होता है एफपीओ, फायदे क्या। अब मैं चाह रही हूँ कि एफपीओ का मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं जिससे जो लोग सुन रहे हैं उन्हें समझ आए कि कैसे शुरू हुआ एफपीओ, क्या फ़ायदा है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और क्यों ज़रूरी है एफपीओ बनाना या उससे जुड़ना। देखिए, सरकार ने जिस उद्देश्य से एफपीओ को चालू किया था, हाँ, वो बहुत ही बढ़िया उद्देश्य था। कारण क्या था? किसानों के पास छोटी छोटी जोत होती है, किसी भी फसल का उत्पादन किया, किसी के पास 10 कुंटल है, किसी को 20 है, किसी को 50 है। अब जब 10, 20, 50 कुंटल होगा तो उसको रेट तो यहाँ पे कहता है यहीं का मिलेगा ना। हाँ। किसी बड़े प्लांट का या बड़ी फैक्ट्री का या कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, छोटा ही उसके पास। उसके लिए क्वांटिटी चाहिए, बड़ी क्वांटिटी। सरकार ने क्या व्यवस्था दी कि जो भी फसल आप अपने यहाँ करते हैं मिलजुल के कीजिए, एक एफपीओ बनाइए, उसके अंतर्गत उस फसल को इकट्ठा कीजिए, बड़ा ऑर्डर लीजिए। आपके पास 50,000 टन हो गया, 200, 400, 500 किसान जोड़ लिए आपने, 10,000 टन हो गया। उस 10,000 टन का आप जब सौदा करेंगे आपको रेट एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, और वो सौदा करवाने वाला प्लेटफॉर्म सरकार करती है। हाँ। सरकार दे रही है। एफपीओ बनवा के आप टच में हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट उनके कृषि अधिकारियों के कंपनी एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, एफपीओ बन गया, आपकी कंपनी बन गई। अच्छा, फिर तो चाहे अडानी की कंपनी हो, आपकी कंपनी हो, जो कायदे कानून है सबके एक जैसी लगे। नहीं, मुझे इसमें सरकारी हेल्प जाननी है और डिटेल में कि आज मैंने एक एफपीओ बना लिया, मैं गन्ने के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, गन्ने का जूस भी पैक कर रही हूँ, चीनी है, शुगर, गुड़ है, खांड है, सब मैंने बना लिया, मेरे पास इकट्ठा हो गया। उसके बाद सरकार की तरफ से मंथली कुछ आता है इंटीमेशन या क्या? भाई गवर्नमेंट वाले में क्या आता है, हाँ, जो वित्त पोषित है उनमें क्या आता है या वो आगे क्या काम करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी उसकी मैंने दे दी। ठीक है। हमारी जो है वो ये है कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं, अब कई चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ, हमारे यहाँ पर कई तरह के लोग किसान काम कर रहे हैं। हमने एक उनको मॉडल दिया उसमें से निकालने के लिए कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो आपको आम तौर पर आम तरीके से काम करने वाला जो किसान है, जो पारंपरिक तरीके से कर रहा है, उससे अलग हटकर आपको मुनाफा होगा। अच्छा, जैसा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आमदनी दुगनी हो जाएगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं हो जाएगी कि दुगनी नहीं चौगुनी हो जाएगी, और हमने की भी है। तो हमने जो भी किसानों को जोड़ा है, हमारे एफपीओ में लगभग 606 फार्मर्स हैं, इधर ही बिलारी के, पूरे मुरादाबाद जनपद में। अब उन 606 फार्मर में से कुछ फार्मर एक्टिव हुए हैं। उन फार्मर्स को हमने कोई टारगेट नहीं दिया, उनसे केवल इतना कहा है जितने जमीन में आपके परिवार का खर्चा चलता है उतनी जमीन में आप अनाज, गन्ना, जिस तरीके से हम दूरी की विधि से कर रहे हैं, 1, 2, 3 बीघे के टुकड़े में आप गन्ना भी उगाइए और सीजनल उसके साथ में सहफसली खेती भी कीजिए, उसका इस्तेमाल अपने परिवार में कीजिए। जब 1-2 साल में आपको प्रैक्टिस हो जाए नेचुरल फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग के तरीके से करने की, उसके बाद एरिया बढ़ाइएगा। अच्छा, कारण क्या है? आज आप केमिकल से खेती कर रहे हैं, आपको तजुर्बा है केमिकल से खेती, आप उसको छोड़ के एकदम नेचुरल फार्मिंग पर आएंगे, आपको नहीं पता कि कौन सी समय कौन सी चीज़ लगानी है,
किस बीमारी में क्या करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप एरिया बढ़ाकर काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप नुकसान उठा जाएंगे। नुकसान उठाएंगे तो कहेंगे हमें गलत सलाह दी किसी ने। पहले अपने परिवार के लिए उगाइए, खुद भी खाइए, रिश्तेदार आते हैं उन्हें खिलाइए। 1 या 2 साल बाद एरिया बढ़ाइए। जितना भी उत्पादन होगा हमारे साथ आइए, प्रोसेसिंग कीजिए, पैकेजिंग कीजिए, मार्केट में चलते हैं, बेचते हैं। आप हमें देकर वहीं से वो करना चाहते हैं, हम बेचने के लिए थे। हमने तो फैमिली फार्म मुरादाबाद एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जो कंपनी बनाई है, उसमें अपने ब्रांड से हम बेचने का काम भी करते हैं। अच्छा, किसानों को ये सारा जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये सब किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं। कभी भी आए, उगाने से लेके प्रोसेसिंग तक आप वो कहीं भी अगर आप शामिल हो सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम बताने को तैयार हैं। जहाँ से लोगों को होता है कि कोई चीज़ अगर करने लगे तो ताला लगा देते हैं, कोई देखने ना पाए। हम ये चाहते हैं किसान आगे बढ़े, अपने खेतों में छोटी छोटी यूनिट लगाए। उससे जब वो खेती करेगा, खेत के ऊपर ही अपनी प्रोसेसिंग करेगा, तो उसका परिवार भी एक तो शारीरिक रूप से जो केमिकल खाने से दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी, मानसिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसके सामाजिक स्तर में सुधार होगा। तो एफपीओ बन गया है और आपने मोदी जी से भी आगे जाके वादा किसानों से कर रखा है कि 2 गुनी नहीं 4 गुनी कमाई होगी, और आप कह रहे हैं कि करवाई भी है आपने। तो ये हुआ कैसे है, कैसे हो रहा है? क्योंकि लोग जो देख रहे हैं, किसान, वो जानना चाह रहे हैं कि एफपीओ क्या इतनी फायदे की चीज़ है? वाकई में है क्या कि अब जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ये गन्ने का क्षेत्र है, वेस्ट यूपी पूरा। यहाँ पर सरकार ने की भी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि तमाम चीनी मिल लगे हुए हैं। उससे पहले खांडसारी थी। तो जहाँ जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की व्यवस्था है, तो किसानों को भी ये है कि उसको उगाने में फायदा है। अब चीनी मिल पर किसान गन्ना डालता है। पिछली बार 375 रुपए का रेट था। तमाम जद्दोजहद हो रही है, बीमारियों से अलग लड़ रहा है। हर इलेक्शन में मुद्दा है गन्ने का दाम। गन्ने की दवा बनाने वाली कंपनियां अलग किसानों के ऊपर चढ़ी पड़ी हैं कि ये डालो नहीं तो गन्ना खत्म। और बीमारियां लगी भी हैं वाकई में, उत्पादन भी गिरा है, लेकिन रेट आज भी तड़प रहा है। हमारे यहाँ का ही चीनी मिल का लगभग, पिछले मैं एक मीटिंग में गया था, 34 से 38 करोड़ रुपए, लगभग 30 करोड़ तो मान ही लीजिए बकाया है किसानों का। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्थिति है जो किसानों को परिवर्तन करना चाहिए। अब हम बहुत बड़े की बात क्यों नहीं करते, छोटे छोटे यूनिट की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, छोटी यूनिट होगी तो उसको जितना भी उत्पादन आएगा उसको बेचने के लिए कम लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आज आपका 400 रुपये गन्ने का रेट मान लें, 375 था, तो 400 रुपये में आपको कब मिलेगा पैसा ये नहीं पता। जो गन्ना आपने उगाया, केमिकल फ्री अगर गन्ना उगाते हैं, उस गन्ने को उगाने के बाद आपको कम से कम 1000 रुपये कुंटल का रेट, अगर जिन तरीकों से हम काम कर रहे हैं उन सारे तरीकों को आपने अपना लिया, 4-5 हज़ार रुपये कुंटल का भी रेट आपको मिल जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन गन्ना उगाने से लेकर एंड यूजर तक पहुंचने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं, जितनी भी सीढ़ियां हैं, जितने भी पायदान हैं, उन पर आपको चलना पड़ेगा। जैसे गन्ना उगा लिया आपने, हम जो हमारा हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, गन्ने से बने हुए कोल्ड के जो आइटम है, कोल्ड प्रोसेस से जो आइटम बनते हैं, वो इतना रेट दे देते हैं हमें, अगर उस गन्ने जो गन्ना उसमें लगता है उसका कुंटल में जाए तो 4000 रुपये कुंटल का रेट बन जाता है। बड़ा फायदा है। फायदा तब है जब खेत से लेके किसान उपभोक्ता तक, एंड यूजर तक आप हैं, जाते हैं, तो आप वो सारे फायदे लेंगे। तो कितने गुनी आमदनी हो सकती है आप सोच नहीं सकते। आपने ये देखा होगा राजस्थान की बहुत गाड़ियाँ खड़ी होती हैं हर शहर में, जो आइसक्रीम के छोटे छोटे ट्रक खड़े, फूड ट्रक होते हैं ना आइसक्रीम वाले,
भोलेनाथ और ये तमाम तरह के नाम हैं। मऊनाथ, भोलेनाथ, हाँ। हाँ बहुत सारे। तो वो क्या है? क्या है? वो यही तो है कि उनके अंदर बेचने की क्षमता है। अच्छा, पैदा करने से लेके बनाने खुद तक का उन्होंने ब्रांड बना वो काम लिया नहीं है। करते, लेकिन मार्केट से ही खरीदते हैं, लेकिन अपना ब्रांड बनाकर वो बेचने की हिम्मत रखते हैं। हम जो किसान को समझाना चाह रहे हैं, आप पैदा करना भी सीखिए। पैदा तो कर ही रहे हैं, बढ़िया पैदा कीजिए, केमिकल फ्री पैदा कीजिए। एक बार को आपका उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन जब उस पैदा किए उत्पाद को आप प्रोसेसिंग अपने हाथ से करेंगे और उसको मार्केट में ले जाकर अच्छी पैकेजिंग में लेकर जाएंगे और सीधा एंड यूजर को देंगे, तो आपसे बढ़िया सुखी इंसान कोई नहीं होगा। आप कितने गुनी आमदनी कर सकते हैं, ये आप अपने आप ही बता दें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या क्या बना रहे हैं गन्ने से? क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं? गन्ने से आमतौर पर जो पब्लिक है या किसान है वो ये समझते हैं गुड़, शक्कर, खांड, सिरका। हाँ। लेकिन लगभग 20 तरह के प्रोडक्ट हम गन्ने से बना रहे हैं। क्या क्या? अब बताने पड़ेंगे 20 20 गिनते हैं, चलिए बताइए। गिनिए। हाँ। गुड़, शक्कर, खांड, हाँ। सिरका। हाँ, चार। हाँ। सिरके से वो बने अचार। 5। चटनी। हाँ। जैम। हाँ। जेली। हाँ। कितने हो गए? 7। लड्डू। गुड़, अच्छा एक मिनट, गन्ने के लड्डू? गन्ने के नहीं, फिर? अब गन्ने में वैल्यू एडिशन, जैसे सिरके के साथ वैल्यू एडिशन की, अचारों की, चटनी की, उसी तरह से उसमें फिर वैल्यू एडिशन करके स्वीट्स की तरफ चले गए। अच्छा। फिर कुकीज की तरफ चले गए। अच्छा। वो जो वैल्यू एडिशन की हमने वो मिलेट्स के साथ। ओके, मिलेट्स आपने गन्ने में के साथ ही उगाए? गन्ने के साथ ही उगाए। रागी और बाकी रागी और पहले तो पिछले सालों में और भी उगाए थे। हाँ। लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल करने के बाद नतीजे पर पहुंचे कि रागी मोटे अनाजों में एक ऐसी फसल है जिसको आप उत्पादन होने के बाद सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। जैसे गेहूं की तरह, इसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है आप। अच्छा। जैसे गेहूं निकाला, पिसाया, आटा बन गया, खा लिया, इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से रागी है। अच्छा। तो वो रागी को प्रोसेस करने के बाद, उत्पादन करने के बाद में सीधा हम प्रोसेस करके दलिया बना लें, खा लें, उसका आटा पीस लें, आटा पीस के लड्डू बना लें, उसके कुकीज बना लें और तमाम तरह के बहुत से आइटम। जहाँ मीठे का इस्तेमाल होता है, हाँ, जहाँ चीनी होती है वहाँ गन्ने का रस डाल दिया। गन्ने के रस से इस्तेमाल करते हैं। आपको बहुत, मैंने तो 100 से ज़्यादा इवेंट कर लिए होंगे अब तक, और तमाम जगह पर लड्डू खाए हैं मिलेट्स के, लेकिन अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं होती। लोग कहते हैं, वो तो आप हमें खिलाएंगे तब हम बताएंगे, हमें तो खिलाया नहीं आपने। लोग कहते हैं कि नहीं 2022 में खिलाया था। तब खिलाया था अभी 2023 में। हाँ, ये बात ठीक है कि 2023 में खिलाया था। तभी मैं वो स्वाद लेके आई हूँ कि मेरे को मिलना है आपसे। जी। तो तब, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसमें गन्ने का जूस भी है। मुझे लगा कि मिलेट्स के लड्डू हैं। जी। तो वो जहाँ मिठास का प्रयोग होता है तो हम गन्ने के रस का प्रयोग करते हैं। तो लड्डू, कुकीज और सारी चीजें बना ली आपने इस तरीके से। अब गन्ने की आइसक्रीम हो गए, आइसक्रीम, विभिन्न तरह के फ्लेवर्ड जूस हो गए। जैसे आपने देखा होगा, जूस के कॉर्नर पे जाए किसी, वो कई तरह की बोतल उसमें डालता है। हाँ। और ये वाला जूस मान लीजिए हम आम का जूस बनाते हैं, मिठास के लिए हम उसमें गन्ने के जूस का इस्तेमाल करते हैं। अब किस पोजीशन में जाके लेते हैं गन्ने का जूस, लड्डू के लिए गन्ने का जूस कैसे इस्तेमाल करते हैं, चटनी के लिए कैसे करते हैं, जैम के लिए कैसे करते हैं, तो वो एक चीज अलग प्रक्रिया है। लेकिन वह है गन्ने की हमारा, जो हमारे खेत में उगा हुआ है। आप आइसक्रीम खाते हैं, उसे खाई भी होगी। हाँ, खाई थी बिल्कुल। हमारे जैसे मिलने जुलने वाले किसान मेरे ख्याल से मेले में खाई थी, 2023 में खिलवाई थी मैंने। खाई थी। तो सब लोग अलग अलग तरीके से उस गन्ने के जूस को फ्रोजन सिस्टम में ले जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप कर रखा है आपने, चटनी बनाने का, अचार का, लड्डू का, कुकीज का, पूरा सेटअप कर रखा है। ये चीजें कैसे, बहुत छोटा सा, और ये चीजें कैसे सीखी? क्योंकि ये तो टेम्परेचर है कि किसको कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, ठंडा करना है बेचने के लिए, और FSSAI की मार्किंग भी ले रखी है। जी।
इस वो बीच में बताना मैं भूल गया। हाँ। क्योंकि सरकारी सिस्टम के साथ साथ हाँ। हमारे जैसे किसानों को ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक अपना भी नेटवर्क है। अच्छा। सेलिब्रिटी फार्मर के नाम से एक कंपनी है हमारी किसानों की। अच्छा, जिसमें आपने बनाई है? हमने हजारों किसान उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम जैसे सभी किसान उसमें जुड़े हुए हैं। बनाई किसने है? ये अम्बाला से बनी अच्छा, थी। बनी हुई है। अच्छा। विपिन सरीन जी हैं अच्छा। इसके फाउंडर। और गूगल मीट के ऊपर मीटिंग होती है। मीटिंग होती है, कभी वीकली, कभी दिन में, कभी रात में, कभी तीसरे दिन। वैसे तो कुछ दिन निश्चित कर रखे हैं उसके। वहाँ पर इससे संबंधित एक्सपर्ट आते हैं। अच्छा। गूगल मीट के ऊपर ही आपको बताते सारी चीज़ें बताते हैं। हम जो किसान पुराने हैं या हम जैसे हैं जुड़े हुए, वो वह नए किसानों को समझाते हैं। विभिन्न एग्जीबिशंस में जाते हैं, आपस में मिलजुल के स्टॉल बुक कराते हैं और जाते हैं। तो इसी तरह से वो एक प्रक्रिया चल रही है। गन्ने के ऊपर नए नए क्या क्या काम हो सकते हैं। जो टोटल फ्रोजन सिस्टम है, फ्रोजन सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रही है। मतलब साल भर बिकता ही रहेगा। हाँ, फ्रोजन अगर होगा। अब देखिए, किसी भी नए काम को करने में समय तो लगता है। हम कितना कर पाते हैं या हमारे किसी साथी ने कितना किया, वो अलग अलग समय के ऊपर एक अलग अलग परिस्थिति में पहुंच जाता है। जब हमारे पास गन्ने के इतने सारे ऑप्शन आ गए कि इतने काम हम कर सकते हैं गन्ने से, तो फिर कहाँ घाटे का सौदा है। पूरे साल लगे रहो और करते रहो, कमाते रहो। गन्ने के जूस को फ्रोजन कर लीजिए, फ्रोजन करके रख लीजिए। अब जितनी आपकी कैपेसिटी है, कोई कहेगा भाई कितना हम जूस कर सकते हैं, कितना गन्ने का जूस फ्रोजन कर सकते हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप अगर 1000 लीटर करके पूरे सीजन में अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। 1000 लीटर जूस निकालने के लिए कितने गन्ने की ज़रूरत पड़ रही है। पता चला वो 6 महीने आपको पूरा परिवार पाल देगा। ऑफ सीजन में 1000 लीटर जूस आपने कर लिया तो आइसक्रीम बनाने लगे। फिर अच्छा, आइसक्रीम बनाने लगे। 1000 लीटर जूस में अगर आइसक्रीम बनाएंगे, बहुत आइसक्रीम बनेगी। और आइसक्रीम का एंड यूजर खुद ढूंढा है या कंपनी को बेचते हैं? किसी कंपनी को ना, खुद ही विभिन्न उसमें जाते हैं हम, इवेंट्स में। उन इवेंट्स में वो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अच्छा। उन इवेंट्स के लिए, जिससे हमारा प्रचार प्रसार हो। तभी तक कुछ देखिए, कुछ रेगुलर आइटम है, वो रेगुलर आइटम के साथ कुछ पार्टी टाइप आइटम जो हैं, वो उनको भी लेके चलना पड़ता है। अब गुड़ का सीजन हमारा अप्रैल तक बनेगा। मई जून तक जितना गुड़ होता है वो सब बिक जाता है। फिर उसके बाद जो समय बचा, उसके लिए फिर गर्मी आएगी तो फ्रोजन आइटम चाहिए। तो वो एक दूसरे सिस्टम करेंगे। अब पता चला छोटी छोटी जैसी मेरी यूनिट है, यहाँ 4-5 यूनिट लग गई। 1-2 लोग बेचने वाले हो गए। बेचने वाला भी किसान ही होगा ना, बनाने वाला भी किसान ही होगा। सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे और आगे जाके बेचेंगे, एंड यूजर के पास पहुंचे। तो हमारे बीच का हिस्सा जो हमारे किसान के पास ही रहा ना। किसी ने पैदा किया, किसी ने प्रोसेसिंग की, किसी ने बेचा। और वो तीनों ही पैदा करने वाले भी हैं। जो बेचने वाला किसान बंदा है, वो भी किसान ही है, वो भी पैदा कर रहा है। वो अपना पैदा करके प्रोसेसिंग वाले को दे दिया, प्रोसेसिंग वाले के पास से आया इधर। पैदा भी तीनों कर रहे हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद में बेचना, कोई बेचना काम कर रहा है, कोई पैदा प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें किसान के लेवल पर ही होनी है। जब अपनी फसल को हम अपने मुनाफे के साथ अपने मर्जी के रेटों पर, एक बात आती है ना, तमाम मांग उठती है, किसान को हक देना चाहिए अपने रेट तय करने का। अगर सामने वाला वो स्थिति पैदा नहीं होने दे रहा है, तो आप 20% से शुरुआत कीजिए। 20% फसल जो आप उत्पादन कर रहे हैं, उसको आप अपना रेट तय करके बेचें। तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप खुद ही मालिक होंगे हर चीज़ के। आप हो गए मालिक? हो ही गए। हो गए।
अच्छा, मालिक हो गए। आपकी कहानी मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि अब आप दोगुनी चौगुनी कमाई कर रहे हैं अच्छे से, गन्ना उगा के, गन्ने के साथ मिलेट्स, सब्जियां सब उगा के प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं कर रहे। वेस्ट यूपी में मैं तो जानती हूँ, गन्ने पे पहले भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज की हैं, किसानों से मिली हूँ, बहुत परेशान है। मैं तब आई थी जब रेड रॉट बहुत ज़्यादा चल रहा था, परेशान थे किसान, पूरी फसल सड़ गई है। और वो जो एक किस्म थी उसको लगाने से वो हुआ है सबसे ज़्यादा 0238 उसको लेके। तो उस तरह की मैंने कहानियाँ की थी। तो गन्ने का किसान बहुत परेशान है आप भी गन्ने के किसान। आपको क्या लगता है पॉलिसी मेकिंग में क्या कमी है? आप यहाँ तक आ गए, ये तो आप मानेंगे ना कि सब यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अभी भी लोग सोचेंगे अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको लगेगा मजाक है, उनको लगेगा नहीं हो सकता, मुश्किल है, चैलेंज है। लेकिन वेस्ट यूपी है गन्ने का ही गढ़। पॉलिसी मेकिंग में कहाँ कमी है? क्योंकि आप इवेंट्स में भी जा रहे हैं, कृषि अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग क्या होनी चाहिए? जो दाम आप कह रहे हैं कि सरकार डिक्लेयर कर रही है वो तो कुछ नहीं है गन्ने किसानों के लिए, उससे तो क्या हो पाएगा? और वो पैसा कब आएगा ये भी नहीं भरोसा। देखिए, अपना जो अनुभव है, ऑन द रिकॉर्ड ज़्यादा बात तो नहीं, लेकिन एक इशारा दे देता हूँ। हाँ। जितनी भी पॉलिसी सरकार बना रही है, जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है, पॉलिसी कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है पॉलिसी इसलिए गलत नहीं है, गन्ने का रेट ही जब गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी आके पॉलिसी यहाँ लागू नहीं करेंगे जमीन पर। उन्होंने तो बता दिया, मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। लागू करने वाला जो है यहाँ पर, उसकी वजह से किसान परेशान है। अच्छा। सरकार भी उसी की वजह से बदनाम होती है। अच्छा। जैसा प्लान किया गया है, अगर उसी तरीके से पॉलिसी लागू हो जाए, कोई तो परेशान होगा नहीं। आप कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? प्लानिंग जो बहुत अच्छी है और आपको लगता है जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग दे रही है। अब आप 400 रुपए की रेट, 400 रुपए की रेट की बात कर लें, काफी है। काफी की बात नहीं करूंगा मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत है। अगर 400 रुपए का रेट आज की परिस्थिति में किसान को मिल रहा है, और जो भी पैदावार है उस पैदावार के अनुसार आप डालें, शुगर मिल 15 दिन के अंदर आपको पैसा दे दें, नहीं और मिल रहा। समय से आपकी फसल खेत से उठ जाए, खेत खाली हो जाए, अगली फसल आप बो दें, समय से अगर पैसा मिल जाए और अगली फसल बुवाई हो जाए, और तब आपको वो कोई दिक्कत का काम नहीं। दिक्कत कब खड़ी होती है? पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते, दिक्कत तब खड़ी होती है समय पर करना नहीं पड़ता। ये जबरदस्त कंपटीशन कराया जाता है, किसानों में आपस में लड़ाया जाता है। ये पर्ची को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिजिटल नहीं हो गई है पर्ची? डिजिटल है। डिजिटल भी तो मैडम, मैं अगर आप कहेंगे मनी डिजिटल हो गई है, किसी को जेब में रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या दिक्कत है? आप तो आ जाएगा, जब आप भेजोगे तभी तो आएगा ना मेरे पास। जब आप भेजोगे तभी तो आएगा मेरे पास। जब भेजोगे तो कहाँ से? 15 दिन में नहीं आ रहा, बस डिक्लेरेशन चल रही है कि आ जाएगा। मिलता नहीं है किसान को, नहीं होता। जो भी किसी भी डिपार्टमेंट की जो पॉलिसियां हैं, वो गवर्नमेंट ने जिस तरह से, हो सकता है कि सबकी सब सही ना हो, कुछ परसेंट तक इतना दोष जो है सरकार का नहीं है जितना इस सिस्टम का है। जिस दिन सिस्टम सुधर गया उस दिन समझो किसान मालामाल हो जाएगा। वेस्ट यूपी का गन्ना किसान भी, अजी पूरे हिंदुस्तान का हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, कमाई की बात चल रही है, गन्ने की बात, तो इथेनॉल का भी बड़ा चर्चा है इस समय। गाड़ी चलेगी इथेनॉल से, और होने भी लगा है 20% ब्लेंडिंग, और गन्ने के रस से बन रहा है इथेनॉल। मैं शुगर मिल भी गई थी, मैंने पूरा कवर किया था, तो वहाँ पे इथेनॉल बनते हुए भी मैंने देखा। तो आपको क्या लग रहा है, इथेनॉल सच में आमदनी बढ़ाएगा? और आप तो और बाय प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो बाय प्रोडक्ट इथेनॉल एक और प्रोडक्ट है, तो उसकी तरफ बढ़ने का सोचा है, या उसकी कोई जानकारी है, या क्या लग रहा है उसके बारे में? देखो, इथेनॉल का वो जो इथेनॉल की जो बात है, वो बड़ी मशीनरियों का सिस्टम है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत है कि हम वहाँ तक पहुँच, हम वो बात कर रहे हैं जितनी हमारी चाल है। अच्छा। हम गन्ना पैदा कर सकते हैं, उसको कढ़ाई में पका के गुड़ बना सकते हैं, उसको मटके में रख के सिरका बना सकते हैं, उस सिरके को के तरह विभिन्न तरह के अचार बना सकते हैं, मिलेट्स का उत्पादन कर सकते हैं, मिठास के लिए गुड़, गन्ने का रस मिला सकते हैं उसमें। अब जो काम हम कर सकते हैं उस पर तो हम बेवक टिप्पणी कर सकते हैं।
अब हम टिप्पणी नहीं, मैं ये अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ी मशीन है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इसके बारे में जागरूकता के स्तर पर या आपके अनुभव के स्तर पर क्या जान पा रहे हैं आपकी, क्योंकि सरकार का ये भी क्लेम रहा है कि जिस तरह से इथेनॉल आगे बढ़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगेगा, तो गन्ना किसानों के लिए बड़ा फ़ायदा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, शुगर मिल उनसे और अच्छे दाम मिलेंगे उनके, ये सब चीज़ें बहुत हैं चर्चा में। 2000 के ग्राउंड पे क्या है? 2000 के आसपास जब चीनी मिल गन्ना लेती थी तो हम चर्चा ये सुनते थे कि भाई चीनी सस्ती हो गई तो गन्ना कैसे महंगा ले लें। उसके बाद बगास बिकने लगी। उस समय सीरा बिकता था। कभी सीरा नहीं बिक पा रहा इसलिए चीनी हम रेट नहीं दे पा रहे। फिर उसके साथ बगास जुड़ गई, फिर उसके साथ जो उसमें मैली निकलती है उसका जैविक खाद बनने लगा। उसके बाद फिर पता चला कि बिजली बनने लगी मिल के अंदर और एथेनॉल भी बनने लगा। अब रेट ये तभी देंगे, रेट ये तब देंगे जब सोना बनने लगेगा गन्ने से। जिसे रेट देना है वो कभी भी दे सकता है। ये सब बहकावे की बातें हैं कि ये और होने लगे तो हम ये कर देंगे, ये और होने लगे। अरे रेट तो आप इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब एथेनॉल भी बनने लगा तब भी रेट नहीं दे पा रहे। ये जो सिस्टम है ना बीच का, ये मजबूर कर देता है राजनीतिक पार्टियों को डिसीजन पेंडिंग में रखने के लिए। अच्छा, हर स्तर पर माफिया बैठे हैं, चाहे सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं। जब बड़े स्तर पर सिस्टम पहुंच जाता है तो माफियाओं के चुंगल में आ जाता है, जिसकी लड़ाई आजकल खूब सड़कों पर लड़ी जा रही है। आप एक 3PM टेक्निक की बात कर रहे थे, वो क्या है? वही उसी के ऊपर पूरी बात की हमने आज भी। वो पूरी बात हो गई है ना? मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। 3PM जो है, इसको किसी भी किसान के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो आमदनी अपनी बढ़ाना चाहता है बिना किसी सरकारी झोल के, जहां उसको कोई मदद ना भी करेगा तब भी वो बढ़ा सकता है। सरकारी मदद उसको मिलती है तो और बहुत अच्छी तरीके से जा सकता है। आप जिस क्षेत्र में, बिलारी में रह रहा हूँ, 20 बीघे खेती करता हूँ मान लीजिए, तो उस 20 बीघे में जितना भी उत्पादन होता है उसको मैं 3PM मॉडल में ले जाकर अगर काम करूँगा तो मेरे परिवार को अच्छा गुजारा करने के लिए वो 20 बीघे जमीन और बिलारी के ग्राहक बहुत है। क्या मतलब होता है 3PM का? मतलब ये है कि खेत के अंदर प्रोडक्शन, पहला P आपने प्रोडक्शन किया, दूसरा P आपने उसको प्रोसेस में ले गए, चाहे आप गेहूं ही उगा रहे हैं, कुछ भी उगा रहे हैं। तीसरा P आपका पैकेजिंग, कि मार्केट में जो आज का दौर है बिक्री का, क्वालिटी कितनी अच्छी है लेकिन पैकेजिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं है माल नहीं बिकेगा। और जब पैकेजिंग हो गई तो आपको मार्केटिंग भी स्वयं ही करनी है, एंड यूजर तक अपने आप जाना है। जो गेहूं आप 25 रुपए किलो बेच रहे हैं वो लौट कर आप पड़ोस की दुकान से 50 रुपए 40 रुपए आटा खरीद रहे हैं। तो उस आटे को उस ग्राहक तक 50 रुपए 45 रुपए आप पहुंचाओ ना। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग। चलिए भाई, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो फायदा है, इससे हो जाएगी चौगुनी कमाई। चौगुनी कमाई वही चीज देखेंगे आप। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत बात रही, मैं कहूँगी इसे। और चलते चलते वो 3PM जो एक फॉर्मूला है, हमेशा हम मैथ पढ़ते थे, फॉर्मूले जब हमें पता चल जाते हैं ना तो हम फोकस हो पाते हैं और चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो चलते चलते अरेंद्र जी ने जो फॉर्मूला दिया, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने में कोई सवाल और जहन में आया हो जो मैं ना पूछ पाई हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अरेंद्र जी उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप बिल्कुल गन्ना किसान हैं तो ये पॉडकास्ट देखकर कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट। अगले अनक्षेत्र के एपिसोड में फिर ऐसी ही एक किसान शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। आप देखते रहिए किसान तक।